नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस केस पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अपराध कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी है एक मेहनती महिला पुलिस अधिकारी की, जो अपनी जिंदगी की जंग तो जीत गई, लेकिन शायद अपने ही सहकर्मियों और व्यवस्था की भेंट चढ़ गई। यह है अश्विनी बिद्रे केस, जो आज भी एक अनसुलझा पहेली बना हुआ है। अश्विनी बिद्रे का जन्म कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तालुका के अलाते गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जयकुमार बिद्रे एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी बेटी में अनुशासन और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। अश्विनी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज और खेलकूद में भी अव्वल रहती थी। उनका सपना था आर्मी या पुलिस में जाकर देश की सेवा करना। अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कोल्हापुर अपने मामा के घर आ गई, जो खुद एक पुलिस अधिकारी थे। यहीं से उनमें पुलिस सेवा में जाने की इच्छा और प्रबल हुई। साल 2000 के आसपास उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच परिवार वालों ने उनकी शादी राजू गोरे से कर दी, जो एक स्थानीय राजनेता थे और 2010 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष भी रहे। शादी के बाद भी अश्विनी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। उनके पति राजू ने भी उनका पूरा साथ दिया। 2006 में उन्होंने MPSC की परीक्षा पास कर ली और उनका चयन पुलिस सेवा के लिए हो गया। इसी दौरान उनकी एक बेटी भी हुई। पति ने घर और बच्ची की जिम्मेदारी संभाली तो अश्विनी ने अपना पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर केंद्रित किया। उनकी ट्रेनिंग नासिक में हुई। 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग पुणे में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई। इसके बाद उनका तबादला सांगली के पुलिस मुख्यालय में हो गया, जहां से वो सांगली की क्राइम ब्रांच में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर API बनी। करियर के सिलसिले में उनका अलग अलग जगहों पर तबादला होता रहा और जब वह गायब हुई, तब वह नवी मुंबई के बेलापुर स्थित कोकन भवन में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यूनिट यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन में API के पद पर तैनात थी। नवी मुंबई के कलम्बोली इलाके के रोडपाली एरिया में वह एक किराए के फ्लैट में अकेले रहती थी, जबकि उनके पति और बेटी कोल्हापुर में रहते थे। उनकी मां बीमार चल रही थी, इसलिए वह अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी। 11 अप्रैल 2016 की सुबह अश्विनी हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकली। सोसाइटी के वॉचमैन से उन्होंने कहा कि वह अपने माता पिता से मिलने गांव जा रही है और साथ ही एक विपश्यना मेडिटेशन कैंप में भाग लेने वाली है, इसलिए करीब 10 दिन तक लौटकर नहीं आएंगी। अगर दूधवाला आए तो उनका दूध मत लेना। ये कहकर वो ऑफिस के लिए रवाना हो गई। वो ऑफिस पहुंची और पूरे दिन सामान्य रूप से अपना काम किया। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद वह ऑफिस से निकली, लेकिन वह अपने घर नहीं लौटी। चूंकि उन्होंने पहले ही वॉचमैन को बता दिया था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। परिवार वालों को भी उनके गांव न जाने की सच्चाई का पता नहीं था। 13 और 14 अप्रैल को अश्विनी के परिवार और उनके कुछ सीनियर अधिकारियों को उनके मोबाइल नंबर से टेक्स्ट मैसेज मिले। मैसेज में कहा गया था कि वो विपश्यना मेडिटेशन के एक कोर्स में भाग लेने जा रही है, इसलिए कुछ दिनों तक संपर्क में नहीं रह पाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी 16 मई 2016 की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कि उनके पिता को उनके मोबाइल से ऐसा ही एक मैसेज प्राप्त हुआ था। 15 अप्रैल के बाद से अश्विनी का फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया। परिवार वालों ने कई बार कोशिश की, लेकिन फोन बंद ही मिलता। उन्होंने सोचा कि शायद मेडिटेशन कैंप में फोन का इस्तेमाल अलाउड नहीं है या वो किसी जरूरी काम में व्यस्त है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उनके गोपनीय अभियान पर होने की भी संभावना जताई गई। लेकिन जब 10 दिन बीत गए और अश्विनी का कुछ पता नहीं चला, तो परिवार में चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार 10 मई 2016 को पुलिस कंट्रोल रूम से उनके पिता जयकुमार के पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले अधिकारी ने पूछा कि अश्विनी कई हफ्तों से ड्यूटी पर गैरहाजिर है, क्या वह ठीक है? यह सुनकर पिता की सांसें अटक गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे आनंद बिद्रे को फोन किया, जो चेन्नई में एक नौकरी करते थे। आनंद ने सोचा कि चूंकि उनकी बहन एक पुलिस अधिकारी है, शायद वह किसी गोपनीय मिशन पर है और इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने पिता को थोड़ा और इंतजार करने को कहा। जून का महीना शुरू हुआ। अब तक अश्विनी के लापता हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इसी बीच अश्विनी के लैंडलॉर्ड गोविंद स्वामी का फोन उनके पिता के पास आया। उन्होंने शिकायत की कि अप्रैल का किराया अभी तक नहीं मिला है और अश्विनी का कहीं अतापता नहीं है। फ्लैट बंद पड़ा है। अब पिता की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत कलम्बोली पुलिस को फोन करके एक शिकायत दर्ज कराई। हालांकि
चूंकि वो खुद अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के चलते वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए पुलिस ने ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। जुलाई में आनंद बिद्रे एक बिजनेस ट्रिप पर महाराष्ट्र आए और अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचे। तब उन्हें अपनी बहन की गायब होने की पूरी गंभीरता का एहसास हुआ। 14 जुलाई 2016 को उन्होंने खुद कलंबोली थाने जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी की आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज करवाई। अब जाकर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी संगीता अल्फोंसो को। एसीपी अल्फोंसो अपनी कुशल जांच तकनीकों और सख्त रवैये के लिए जानी जाती थी। मीडिया उन्हें लेडी सिंघम के नाम से बुलाता था। उनकी टीम में इंस्पेक्टर पोपरे जैसे अनुभवी अधिकारी भी शामिल थे। टीम ने सबसे पहले अश्विनी के परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और उनके सोसाइटी के वॉचमैन से बयान दर्ज किए। पता चला कि 11 अप्रैल को वह आखिरी बार ऑफिस में देखी गई थी और शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद वहां से निकल गई थी। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, सीडीआर और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। पता चला कि उनका फोन 11 अप्रैल की शाम को ठाणे रेलवे स्टेशन के आसपास एक्टिव था और फिर मीरा रोड के भयंदर इलाके में गोल्डन नेस्ट के पास पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज की जांच में देखा गया कि अश्विनी ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक लाल रंग की वॉक्सवैगन कार में बैठकर गई थी। इस कार का नंबर और मॉडल अभय कुरुंदकर की कार से मेल खा रहा था। अभय कुरुंदकर की पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी 8 दिसंबर 2017 की रिपोर्ट में उनके बारे में विस्तार से बताया। अभय का जन्म सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था। गरीबी में पलते हुए उनकी मां ने उन्हें और उनके भाई बहन को पाला। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी पाई। लेकिन पैसों और ताकत की चाह ने उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। वह जल्द ही अपने राजनीतिक कनेक्शंस के लिए कुख्यात हो गए। कहा जाता है कि वह तब के गृह मंत्री से मिले और अपना तबादला रुकवा दिया। उनकी दोस्ती बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के भांजे राजेश पाटिल नाम के एक होटल व्यवसायी और राजनेता से थी। अश्विनी से उनकी मुलाकात 2012 में सांगली की क्राइम ब्रांच में हुई, जहां अभय उनके सीनियर थे। पहली नजर में ही अभय को अश्विनी से प्यार हो गया। हालांकि वो खुद शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। उन्होंने अश्विनी के करीब जाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। उनके लिए ऑफिस के पास एक अच्छा फ्लैट ढूंढा। उन्हें अपनी कार में ऑफिस छोड़ने लेने जाने लगे। अश्विनी, जो एक अजनबी शहर में अकेली थी, ने इसे दोस्ती समझा और धीरे धीरे अभय के करीब आती चली गई। ये दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। 2014 में अश्विनी ने अपने पति राजू को इस रिश्ते के बारे में बता दिया और यहां तक दावा किया कि अभय ने उन्हें एक स्टैम्प पेपर पर शादी का वादा किया है। इससे दोनों परिवारों में खलबली मच गई। अश्विनी के परिवार ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वह अभय के जाल में फंसी हुई थी। हालांकि जल्द ही अभय का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और अश्विनी को धमकाने लगे। अश्विनी जब उनसे दूर होना चाहती थी तो अभय उन्हें परेशान करते थे, उन पर हाथ उठाने लगे थे। अश्विनी ने खुद को बचाने के लिए एविडेंस जुटाना शुरू कर दिया। उन्होंने अभय के साथ की अपनी बातचीत रिकॉर्ड करनी शुरू की। अपने लैपटॉप में उनकी तस्वीरें और वीडियो सेव करने लगी और अपने घर में एक टेडी बियर के अंदर हिडन कैमरा भी लगा दिया ताकि अभय की मारपीट का सबूत जुटा सके। एसीपी संगीता अल्फोंसो की टीम ने अश्विनी के कलंबोली स्थित फ्लैट की तलाशी ली। लैंडलॉर्ड से डुप्लीकेट चाबी लेकर फ्लैट खोला गया। अंदर अश्विनी के सारे सामान, कपड़े, जरूरी कागजात मौजूद थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कहीं लंबे टाइम के लिए जाने वाली थी। तलाशी के दौरान एक लैपटॉप और एक टेडी बियर बरामद हुआ। लैपटॉप की जांच में अश्विनी और अभय की कई अंतरंग तस्वीरें और वीडियो मिले। टेडी बियर के अंदर लगे हिडन कैमरा के एसडी कार्ड से जो वीडियो मिले वे और भी डरावने थे। इन वीडियो में अभय अश्विनी को मारते पीटते और गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक वीडियो में अश्विनी रोती हुई दिख रही थी और अभय से उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रही थी। अश्विनी के सीडीआर से पता चला कि फरवरी से अप्रैल 2016 के बीच उन्होंने अभय से 321 बार फोन पर बात की, जबकि अपने पति से केवल 8 बार। यह साफ इशारा था कि उनका अभय के साथ का रिश्ता सिर्फ एक साधारण दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा और जहरीला हो चुका था। जैसे जैसे जांच अभय की तरफ बढ़ने लगी, वैसे वैसे जांच में रुकावटें आनी शुरू हो गई। दिव्या मराठी और लोकमत जैसे स्थानीय मीडिया ने लगातार इस बात को उजागर किया कि अभय के राजनीतिक कनेक्शंस के चलते केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। आता मोबाईल नसताना पण मोबाईलच्या प्रत्येक गोष्टी आपल्याला समजू शकतात।
बऱ्याच टेक्निकल गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. याच्यामध्ये जी टेक्नॉलॉजी वापरली गेली ती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. याच्यामध्ये गुगलकडनं आम्ही टाईमलाईन लोकेशन्स, त्याच्यामध्ये समुद्रामध्ये जी बॉडी टाकली त्याच्यावरती आम्ही जे स्कॅनिंग केलं, वॉटर स्कॅनिंग, अंडर वॉटर इन्व्हेस्टिगेशन ते आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही ओशनोग्राफी डिपार्टमेंटचं मदत घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर आम्ही सॅटेलाईट इमेज प्राप्त करण्यासाठी पण मदत घेतलेली आहे. तर अशा जेवढ्या टेक्निकल गोष्टी आहेत त्यामध्ये आम्ही भरपूर म्हणजे जितकं शक्य आहे तेवढे जास्तीत जास्त प्रयत्न. 16 सितंबर 2016 को अश्विनी के पति और भाई नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले। बजाय मदद के कमिश्नर ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा है और वे संभल कर रहें। एसीपी संगीता अल्फोंसो को केस से हटा दिया गया। केस की सुनवाई में जानबूझक देरी की जाने लगी। हताश होकर 8 अक्टूबर 2016 को अश्विनी के परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर लापरवाही बरत रही है। 1 जनवरी 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तेजी से जांच करने के आदेश दिए, लेकिन सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी रही। 31 जनवरी 2017 को अश्विनी के भाई आनंद ने आखिरकार अभय कुरुंदकर के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। अभय कोर्ट पहुंचे और अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इससे केस की कार्यवाही और भी धीमी हो गई। परिजनों की लगातार कोशिशों और मीडिया के दबाव के कारण 7 दिसंबर 2017 को आखिरकार अभय कुरुंदकर को गिरफ्तार किया गया। जांच टीम ने अभय के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर दूसरे संदिग्धों को भी पकड़ा। 20 फरवरी 2018 को उनके ड्राइवर कुंदन भंडारी को और 1 मार्च 2018 को अभय के बचपन के दोस्त महेश फलनकर को गिरफ्तार किया गया। राजेश पाटिल भी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। पूछताछ के दौरान महेश फलनकर ने हिम्मत हारी और सब कुछ कबूल कर लिया। एनडीटीवी ने 2 मार्च 2018 को अपनी रिपोर्ट में इस कन्फेशन का जिक्र किया। महेश के मुताबिक 11 अप्रैल 2016 की रात अभय ने अपने मीरा रोड स्थित फ्लैट नंबर 401 मुकुंद प्लाजा में अश्विनी की बेसबॉल बैट से पिटाई करके हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने एक वुड कटर मशीन की मदद से उनके शव के टुकड़े किए। महेश ने बताया कि अभय ने शव के टुकड़ों को अपने फ्रिज में भी रखा था। उस रात अभय ने अपने दोस्त राजेश पाटिल और ड्राइवर कुंदन को बुलाया था, जिन्होंने इस काम में उनकी मदद की। 12 अप्रैल की सुबह अभय ने महेश को फोन करके सारी बात बताई और मदद मांगी। महेश के अनुसार अभय ने हत्या से पहले ही एक कांस्टेबल से वुड कटर मशीन मंगवाई थी और एक दुकान से 25 से 25 किलो के वजन खरीदे थे। 12 अप्रैल की रात उन्होंने शव के टुकड़ों को 2 वेट्स के साथ बांधकर वसे क्रीक के पास समुद्र में फेंक दिया ताकि वह डूब जाएं और तैरकर बाहर ना आए। केलेले आहे. डेड बॉडी सापडली नव्हती, त्याच्यावरती तर्कवितर्क लावले जात होते. आरोप सिद्ध होईल की नाही, कसा तपास करेल? डेड बॉडी नसतानाही तपास करू नये असे कुठे डायरेक्शन नाही आहेत आणि तसं तपास करता येतो. सर्कमस्टन्स एव्हिडन्स आहेत. तुम्ही लास्ट लोकेशनवरती पण बऱ्याचशा गोष्टी अवेलेबल असतं म्हणजे मिळू शकतात आपल्याला. आणि या गोष्टीतनं आम्ही बराच म्हणजे प्रयत्न केला की बॉडी म्हणजे जरी बॉडी नाही तरी त्या बॉडीला जे वजनं बांधलेली होती, जे आयन होतं ते आम्ही तिथं पण सर्च केलं, अंडर वॉटर डिगिंग केलं गेलं, स्कॅनिंग केलं गेलं. त्याच्यामुळं ते तिथं वजनं होती हे तरी निष्पन्न झालं. त्यामुळं बॉडी नाही मिळाली तरी पण जे काय चेन ऑफ एव्हिडन्स होते ते आम्हाला बऱ्यापैकी याच्यामध्ये मिळून गेले. पुलिस ने बड़े पैमाने पर समुद्र में तलाशी अभियान चलाया। नेवी और कोस्ट गार्ड की भी मदद ली गई, लेकिन अश्विनी का कोई अतापता नहीं चल सका। नवंबर 2018 में यह केस अलीबाग सेशन कोर्ट में शुरू हुआ। बाद में इसे पनवेल की एक विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अभय कुरुंदकर समेत सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया। सबसे बड़ी चुनौती थी डायरेक्ट एविडेंस की कमी। अश्विनी का शव नहीं मिला, हत्या का हथियार नहीं मिला। फॉरेंसिक जांच में अभय के फ्लैट से अश्विनी का खून नहीं मिला। हां, एक तौलिया पर खून के निशान जरूर मिले, लेकिन वो अभय के खून के निकले। पुलिस के पास सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। महेश का कन्फेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, वो इंटीमेट तस्वीरें और वीडियो, और उस दुकानदार की गवाही जिसने वेट्स बेचे थे। नवंबर 2024 तक कोर्ट में लगभग 85 गवाहों की गवाही हो चुकी है और ट्रायल पूरा हो गया है। अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। अश्विनी बिद्रे का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। यह केस भारतीय न्याय प्रणाली में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या बिना शव और डायरेक्ट एविडेंस के किसी हत्या का केस साबित किया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक महिला की या नहीं,
बल्कि सिस्टम के भीतर की जटिलताओं, पावर अब्यूज और एक ऐसी न्यायिक लड़ाई की कहानी है। आरोपी क्रमांक 1 आहे, याच्या विरुद्ध 302 म्हणजे खुनाचा गुन्हा सिद्ध झालेला आहे आणि आरोपी क्रमांक 3 आणि 4 यांनी तो खून झाल्यानंतर एकाने त्यातल्या ज्या शरीराचे जे तुकडे होते ते डिस्पोज ऑफ करण्यासाठी गोणी आणल्या, ते तुकडे त्याच्यात भरले आणि दुसऱ्यांनी ते तुकडे ज्या गोणी होत्या त्या भाईंदरच्या खाडीत फेकण्यासाठी मदत केली। अशा प्रकारे गुन्ह्याचा जो पुरावा होता किंवा त्याच्या घरात भिंतीवर जे रक्ताचे डाग उडाले होते त्या भिंतींना रंग आरोपी क्रमांक 3ने पेंटर वगैरे आणून लावला आणि ज्या पुराव्याला आव्हान दिलं गेलं नव्हतं त्याचप्रमाणे आरोपी क्रमांक 3ने ती जी जेट्टा गाडी वापरली होती मग गोणीतनं बॉडीचे तुकडे नेण्यासाठी, त्या गाडीला पण परत रंगरंगोटी केली, त्याच्यात पण काही नामोनिशाण राहू नये पुराव्याचं म्हणून। त्यामुळे त्या दोघांना 3 आणि 4 यांना गुन्ह्यातला पुरावा नष्ट करण्यासाठी मदत केली म्हणून त्यांना धरलेलं आहे। कटाचं त्यांच्या म्हणजे ते अगोदर काही त्यांची भेट झाली होती किंवा खुनाबद्दल त्यांची काही चर्चा झाली होती असा काही पुरावा दिसून येत नाही असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे। निर्दोष आरोपी आहे करणार आलेले काय सांगितलं काय? आज राजू पाटीलचा जो रोल होता तो त्याला एका विवक्षित वेळी आरोपी क्रमांक 1नी फोन करायला सुरुवात केली ज्यावेळेला तो मंत्रालयात होता। त्यानंतर तिथून निघून तो अंधेरीला काय क्लबमध्ये गेला आणि क्लबमधनं त्याला यांनी भाईंदरला बोलावून घेतला आणि गाडीत सतत तो आरोपी क्रमांक 1शी फोनवर बोलत होता। त्यानंतर त्यांचं दोघांचं तिथेच गेल्यानंतर बोलणं झालं वगैरे तर तो तिथून निघाला। त्यामुळे न्यायालयाचं असं म्हणणं आहे की त्याला जरी काय सांगितलं असेल तरी तो प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभागी दिसत नाही, तो बाहेरच भेटलेला, तो गुन्ह्याच्या ठिकाणी गेलेला नाही आहे आणि तो फक्त तिथपर्यंत जाऊन तिथून जे काय बोलणं झालं ते ऐकून परत आलेला आहे। त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध सबळ पुरावा दिसत नाही म्हणून त्याची मुक्तता केली। या प्रकरणाच्या एकूण तपासाबद्दल कोर्टाने काय सांगितलं? कोर्टाने देखील या संदर्भात कोर्ट या गुन्ह्याच्या तपासाबद्दल अत्यंत नाराज आहे, कारण याच्यातला जो आरोपी क्रमांक 1 आहे ज्याच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला तो एक सगळ्यांवर प्रभाव टाकणारा अशा प्रकारचा आरोपी असल्यामुळे त्याने आपल्या प्रभावाचा, आपल्या पदाचा पुरेपूर फायदा घेऊन हा गुन्हा दडपण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी हैराण होऊन किंवा लाचार होऊन हे जे तक्रारदार आहे त्यांना शेवटी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले आणि ज्या वेळेला उच्च न्यायालयाने तुम्ही काय करता किंवा काय केलं अशा प्रकारे विचारणा सुरू केली आणि त्यांना जाब विचारला त्यावेळेलाच या गुन्ह्यात मग मॅडमना तपासात आणलं गेलं। तोपर्यंत पूर्ण या तपासाकडे दुर्लक्ष नाही, म्हणजे ऑफेन्स रजिस्टर करायलाच पोलीस मागत नव्हते आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या प्रभावामुळे जानेवारी 2017मध्ये गुन्हा रजिस्टर केला आणि डिसेंबर 2017 1 वर्षांनी त्यांनी या आरोपीला अटक केली। त्यामुळे कुठे आणि हा जो आरोपी आहे ह्याचं हे सगळं असताना याच्याबद्दल विधानसभेमध्ये प्रश्न विचारले जात असतानासुद्धा आणि तो 6 महिने रजेवर राहून परत आल्यावर सगळ्या गोष्टींची माहिती असताना पण त्याचं नाव म्हणजे जे प्रावीण्य म्हणतो असतं तपासातलं तपास अधिकारी म्हणून त्याच्यासाठी त्याचं नाव भारताच्या प्रेसिडेंटना सुचवलं गेलं अवॉर्डसाठी। हे फार म्हणजे ही गोष्ट गंभीर होती त्या काळात। अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणी आता सुनावणीला सुरुवात झाली। न्यायाधीश KG पालदेवार यांच्या कोर्टात सध्या सुनावणी सुरू आहे। अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणी सध्या कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे। आज आरोपींना शिक्षा सुनावली जाणार आहे, त्यामुळे आता या सगळ्या आरोपींना नेमकी काय शिक्षा होईल हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। अभय कुरुंदकर यामध्ये दोषी आहे, तर कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा होते की फाशी होते हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे।